रोक रहा हूं मैं। योगेश्वर दत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, पहलवान है। योगेश्वर, क्या ये आंदोलन खत्म हो गया है? क्या ये मान लिया जाए कि ये आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया है और अब पूरी लड़ाई जो है अब कोर्ट के अंदर ही लड़ी जाएगी? सभी को नमस्कार। देखिए, ये न्याय पहले भी न्यायालय से मिल रहा है हमें, और जो भी आंदोलन हुआ था, जो भी पहलवानों की परेशानियां थी, इन्होंने सारी सरकार के सामने भी शायद रखी है। और FIR तो पहले हो चुकी थी और पूरी जांच भी जहां तक पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करके सारी चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। और तो आंदोलन का जहां तक मेरा मानना है कि उसका तो कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि जब सब कुछ न्यायालय के अंदर कोर्ट इसका फैसला करेगी तो वो चीजें तो वहीं से होंगी। अब आंदोलन का वैसे भी कोई जहां तक मैं मानता हूँ उसका कोई महत्व नहीं रहता। जब कोर्ट में ही चीजें हैं, तारीख मिलती है, उस पर सुनवाई होती है, तो वो तो चीजें वहीं से होंगी। इसलिए अच्छी बात है कि पहले से तय था कि फैसला तो अदालत को करना है। पहले से तय था कि फैसला तो अदालत को करना है, फिर इस तरीके से बाहर प्रदर्शन करना वो जायज नहीं था। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, आंदोलन करने वाले पहलवानों ने आपको जयचंद तक बताया। देखिए, वो तो अलग अलग चीजें हैं। किसी कोई किसी को जयचंद बोलता है, कोई भगत सिंह बोलता है, कोई चंद्रशेखर आजाद बोलता है। तो हम किसी एक इंसान के कहने से कोई ना तो भगत सिंह बनता है ना जयचंद बनता है। सबकी अपनी राय है। जो विचार थे, मेरे बस एक ही विचार थे। मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रायल का क्राइटेरिया होता है, जो भी चाहे फेडरेशन कराए या अभी ये जो एडहॉक कमेटी है ये कराए, कि अपनी कुछ जो क्लियर करे कि हम भाई जो ट्रायल कराएंगे तो किस आधार पर कराएंगे। हम किसी को शीडिंग देंगे, कुछ किसी को अगर हम अपने मेन उसमें रखेंगे कि भाई नंबर 1 को हम शीडिंग देंगे ड्रॉ में या कैसे, कि तो उस चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए। पहले भी मैंने बोला कि पहले भी बिना टीम में बाहर गई है। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बिना ट्रायल के पूरी की पूरी टीम बाहर गई थी। बिना ट्रायल हुए जो नंबर 1 पहलवान है बीच में वो भी जाते रहे हैं। पर फेडरेशन में उसका एक सफल चीज थी कि हम इसको इसलिए भेज रहे हैं। तो अभी भी मेरा यही कहना था कि जो ये एडहॉक कमेटी है ये अपना डिसीजन क्लियर करे कि भाई हमारा डिसीजन ये है कि हम किसको शीडिंग देंगे, हम किस पहलवान की एक ट्रायल लेंगे। योगेश्वर, उससे लेकर तो कहा गया जो आंदोलन करे 6 पहलवान हैं। योगेश्वर, उनके लिए कहा गया था कि आंदोलन करे जो 6 पहलवान हैं, उन्हें ट्रायल में हम सीधे तौर पर जो ट्रायल जीत कर के आएंगे उनसे मुकाबला करना पड़ेगा और फिर उन्हें और कोई ट्रायल नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने भी वही तो बात आप मतलब आके मीडिया के सामने आके मैंने वही बात तो बोली थी कि ये कोई मापदंड नहीं होता कि जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे हम उनको छूट देंगे। तो आप ऐसे तो कल को कोई और भी कर सकता है। इसमें 3 पहलवान हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। वो कोई जो सच है वो सच है कि आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी, अच्छी परफॉर्मेंस सही है। उनके साथ साथ दीपक पुनिया है, रवि दहिया है, सोनम मलिक है, अंशु मलिक है, सरिता मोरा, और भी हर वेट कैटेगरी में जो नंबर 1 है। तो साथ ही में उनको भी ऐड कर सकते थे, तो इतनी दिक्कत भी नहीं होनी थी, ना बात उठनी थी, क्योंकि नंबर 1 को पहले भी सीडिंग दी गई है। और यहाँ तक कि रैंक 1 का पहलवान होता है तो उसको टूर्नामेंट में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में उसको सीडिंग दी जाती है। पहली कुश्ती उसकी या तो उसको बाई मिलती है, या जो हल्की रैंकिंग का पहलवान होता है उसको दी जाती है। जी, हमें कोई भी काम करें, हम कोई भी कुछ ऐसी ट्राई करें तो स्पष्टता होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल स्पष्टता होनी जरूरी है। बिल्कुल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप लेकिन योगेश्वर, आपने एक और बयान दिया। आपने पहलवानों पर आरोप लगाए थे कि पहले उन्होंने ब्रजभूषण सिंह का फायदा उठाया और बाद में आरोप लगा दिए। आपके कहने का मतलब क्या था? नहीं, देखिए, मैंने कभी भी नहीं बोला कि वह पहले उसका फायदा उठाया बाद में उस पर आरोप लगाए हैं। मैंने जो आरोप लगाए हैं वो यौन शोषण के लगाए हैं और बड़े गंभीर आरोप है। इनकी तो जांच पुलिस ने करके दे दिया, कोर्ट वो फैसला करेगा। पर मैंने बात बोली है कि जो चीजें वो पहले भी हो सकती थी, तो उसमें वो जांच वाली बात है। मतलब जो ये चीजें है कि मैंने कभी भी ये नहीं कही भाई इन्होंने ये किया है, आंदोलन इन्होंने किया है, इनको ठीक लगा। इनका फिर इनके आंदोलन को हाईजैक किसने किया इनको पता ही नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो क्योंकि एक बार जब हम कहीं निकल जाते हैं रास्ते पे तो हमारे पीछे कौन कौन लोग होते हैं। ऐसे उसको इस आंदोलन में ऐसे JNU से लोग आए हैं जो देश तोड़ने की वहां पे नारे लगे हैं, पर वो पहलवानों ने नहीं लगाए। इनके साइड में बैठ के ऐसे अलग अलग कहीं पे ये बोला गया कि मोदी की तेरी कब्र खुदेगी, योगी की तेरी कब्र खुदेगी। तो ऐसी चीजों को एक भुनाते हैं लोग अलग अलग फील्ड के आके, अलग अलग संगठनों के आके। तो पहलवानों का यहाँ भी यूज किया गया। 28 तारीख को जो प्रदर्शन किया वो संसद भवन के ऊपर जो चीजें हुई है, जो हमारा उद्घाटन वाला संसद भवन का जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस दिन ये चीजें हुई है। तो पहलवानों को पता ही नहीं लगा कि ये क्या चल रहा है और उनको
औरों के हाथों में योगेश्वर, ऐसा लगा एक पर अभी वक्त आया ऐसा है कि उन्होंने पहलवानों के खिलाफ जो लोग थे उन पर आरोप लगाते रहे पहलवान जो आंदोलन कर रहे थे। आपको लेकर के भी कहा गया कि आप जांच कमेटी में रहते हुए आपने पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाया। ये भी जो आंदोलन कर रहे पहलवान थे वो आरोप लगाते रहे आप पर। देखिए, मैंने फिर आपको बोला कि आरोप तो सब पे लगते हैं, आप पे भी लगते हैं, मेरे पे भी लगते हैं। कोई इसकी चीज का सबूत हो, मैं फिर बोलता हूं आपके माध्यम से, पहले ही बोला है, किसी भी लड़की से मैंने कोई किसी भी इस तरीके की बात नहीं की कि आप पीछे हट जाइए या किसी के परिवार वालों से की हो। पहलवानों के देखिए, अब जहां से मैं आता हूँ, हरियाणा से आता हूँ, रोहतक से आता हूँ, जहाँ कुश्ती अगड़ है, सभी मिलते हैं मेरे को। पहलवानों के पहलवान मिलते हैं, पहलवान के पेरेंट्स भी मिलते हैं, और ज्यादातर जो भी लड़कियां हैं, 2-3 को छोड़ के, इनके पेरेंट्स को मैं नहीं जानता। इन लड़कियों से कभी मैं जिंदगी में कभी मिला नहीं, मेरे को नहीं पता। पर कोई बात नहीं, कहने का सबको अपना अधिकार है, मेरे बारे में कहिए, किसी के बारे में कहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चीज होती, मैंने बोला भी कि मेरे खिलाफ भी आपको FIR दर्ज करवा देनी चाहिए थी अगर मैंने कुछ ऐसी हरकत की है, या उसी टाइम पे जब मैं कमेटी में था तो मीडिया में बताना चाहिए था कि योगेश्वर ने इस लड़की से बात की, इस लड़की के पिताजी से बात की, और ये कॉल डिटेल है, यहाँ पे बात की गई है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है, तो बोल सकते थे। पर फिलहाल अच्छी बात है कि पहलवानों ने, मैंने कल अभी ट्विटर पे देखा था कि इन्होंने मीडिया से दूरी बनाई है कि अपने करेंगे, तो अच्छी बात है। योगेश्वर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, 5-6 महीने जो आंदोलन चलता रहा, मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के तौर पर आपको क्या लगता है कि कुश्ती को कितना नुकसान पहुंचा इन 5-6 महीनों में? देखिए, कुश्ती तो पूरी देश और दुनिया में, जहां तक, और मैं क्या, जितने भी हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, हमारे शायद आपके चैनल में भी हमारे सीनियर पहलवान कोचेज बैठे होंगे, मेरे को नहीं पता कौन कौन यहाँ पे बैठा है, सबको पता है कि कुश्ती पिछले 2-2.5 साल से एक बुरे दौर से गुजर रही है। और ये जो दौर 6 महीने का था, ये हर पहलवान के लिए बड़ा कष्टदायक था। पहलवान चाहे अपनी ट्रेनिंग भी करता हो, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी घूमती रही है। तो कुश्ती को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और इस नुकसान का जहां तक मेरे को लगता है, तो अभी नहीं आने वाले टाइम में इस नुकसान का पता लगेगा, क्योंकि ऐसी चीजें जब होती हैं, ऐसी चीजें जब सामने आती हैं और बड़ा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहलवान भी अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। पहले कुश्ती लड़ते सब लड़ते थे एक वेट में 4-4, 5-5, या कुश्तियां तो 2 लेवल से स्टार्ट हो जाती है लड़ने, तो पर आज तो 2-3 पार्ट में पहलवान अलग अलग बटे हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि कुश्ती 2-3 भागों में बढ़ चुकी है। अब ये है कि आप मेरे को देख के खुश नहीं, मैं आपको देख के खुश नहीं, सबसे गहरा नुकसान ये हो, इसको आने वाले टाइम में और ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है योगेश्वर जी, एक आखिरी सवाल के ऐसा लगा कि जो मंच था पहलवानों का ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उस मंच के समर्थन में और अगेंस्ट में लोग थे, लेकिन उस मंच का इस्तेमाल पॉलिटिकल लोगों ने भी किया। इसे किस तौर पर देखते हैं आप? देखिए, किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं स्टार्टिंग पहले दिन से बोलता हूँ, मैंने पहले ही दिन जनवरी में, शायद 18 जनवरी को एक बात बोली थी कि न्याय मिलेगा कोर्ट से, FIR दर्ज आप करवाइए, जांच कमेटी किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकती। और मैं आपको फिर बोलता हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी भी किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकते। किसी को 2 साल, 4 साल, 6 महीने की, 1 दिन की भी सजा का प्रावधान है कि कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोल दे कि भाई इसको सजा दे रहे हैं, ये न्यायालय के हाथ में है, सजा वही दे सकता है। सबके आप अपने मापदंड, आप अपना दायरा, हर एक चीज का न्यायालय अपने काम करता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि ये इसका फैसला तो कोर्ट से ही होगा, और वो आज लास्ट में पहलवानों को वहीं जाना पड़ा। तो बस यही है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, कुश्ती अच्छे दौर में वापस आई, और जो लगातार 4 ओलंपिक में हमने मेडल जीते हैं, ये सिलसिला 2024 में बरकरार रहे। और मैं सभी से, आपके माध्यम से, सभी से पहलवानों से और जो कैंप में है सभी से कहूंगी, अपनी नेगेटिविटी निकालिए और मेहनत कीजिए। कुश्ती इस 6 महीने के अंदर क्या पता किन किन लोगों के हाथों में खेली है। बिल्कुल बिल्कुल, पहलवानों को नहीं पता, हमें भी नहीं पता किन किन हाथों में खेली है। ये फुटबॉल की तरह फुटबॉल बना दिया कुश्ती को, कभी किसी के पैरों में, कभी किसी के पैरों में। ये बड़ा दुखद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो योगेश्वर दत्त पहलवान ये कह रहे हैं कि कुश्ती को पिछले 6 महीनों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये पहले दिन से तय था कि फैसला तो अदालत में ही होना है, तो फिर इस तरह के प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं थी। योगेश्वर दत्त उस जांच कमेटी में भी मौजूद थे जब पहली दफा 18 जनवरी को पूरे प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, तो उसके बाद कमेटी का गठन किया गया, तो उसका भी वो हिस्सा थे। फिलहाल इस खास पेशकश में तय रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।